वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक मैट्रिक्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन है एक बच्चे का डाउट से, तो ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ए ऑफ ऑर्डर एन फॉर बीच ए क्यूब बराबर कितना है, ए। हिंदी में पढ़ते हैं एन क्रम या एन कोटि कह लीजिए कि कुल विकर्ण अवयवों की संख्या होगी यदि ए क्यूब बराबर कितना है, ए है। अब ये देखिए एक छोटा सा सवाल है, बट इस पे कई मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा तब जाके बनेगा। बात समझ में आए? तो हम इस क्वेश्चन को करने के पहले एक वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी क्लास में हम करवा चुके हैं, या तो हिंदी माध्यम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों बैचों में चल चुका है। और ये मोस्ट कॉमन सवाल है। आप देखिए, ये एनसीईआरटी का बेसिकली सवाल है और बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है 1 मार्क्स में, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, तो आपको ये कम से कम मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ ऐसा हमने करा है, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली डिटो सेम कॉन्सेप्ट हम वहां अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो ये तो आप सवाल कर देंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। देखो क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर कितना बच्चा 3/3 विथ ईच एंट्री कितना 0 और 1, 0 या फिर क्या हो, और का मतलब या 0 हो या फिर क्या हो 1 हो, इज मतलब 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनको प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। प्रविष्टि बोले तो एलिमेंट या फिर बोले एंटिटी, जो भी कह लीजिए। तो अब सीधा सा मतलब है, ऐसे सवाल करने के लिए सीधा सीधा आप देखिए ध्यान से, हमारे पास करना क्या है कि हमें एक अवयव बनाना है, एक अवयव बनाना है जो कितने बाई कितने का हो, 3/3। तो 3/3 है, इसका मतलब क्या, अपने पास 9 प्लेसेस होगा, है ना, मतलब 9 जगह। 3/3 का मतलब यही हुआ, ऐसा ऐसा और ये भी ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो 3/3 अवयव बन जाएगा ये। तो 3/3 मतलब ऑर्डर का मैट्रिक्स तो बनाना है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन है, चॉइस है, या तो हर एक जगह 0 भर सकते हैं या फिर क्या भर सकते हैं 1। अब देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक बात पढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि यदि कोई कार्य मान लीजिए सपोज W है ना, ये भी हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल लेके हमने समझा दिया है। तो बस याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई कार्य क्या है W है, इसके कई पार्ट्स हैं, तो समझने के लिए हम 2 ही पार्ट्स लेते हैं, W1 और क्या W2, है ना, W1 और क्या W2। अगर 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 इस W1 को करने के तरीके मान लीजिए यम तरीके, मतलब यम बेस, और इसको करने के तरीके कितने n बेस, मतलब इस काम को हम यम तरीके से फिनिश कर सकते हैं और इस कार्य को n तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको करने के जो तरीके होंगे यम इंटू n, मतलब इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं उसको निकालने के लिए सीधा सीधा इसके करने के तरीके और इसके करने के तरीकों को आप क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। बात समझ में? तो इसको भी हमने एग्जांपल से लेकर डिस्कस करा है, आप नोट्स में देखेंगे तो क्लियर कट समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल डिस्कस करना बड़ा टाइम टेकिंग चीज है। बात समझ में आए? चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हमें समझ में आया, इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। अब हमें उसमें 2 रूल है, एक मल्टीप्लीकेशन रूल और एक एडिशन रूल। बीच में अगर ध्यान से देखें तो हमने m इंटू n को हमने मल्टीप्लाई करा है। बात समझ में आए? मल्टीप्लाई का स्थिति तब करना है अपने को जीवन में जब 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 ये हमारे पास जो W दिख रहा है ना, ये हमारे पास मेन वर्क है। कैसा वर्क है बच्चा? मेन वर्क। और ये इसका क्या है, पार्ट वाला वर्क है। हम ये कह रहे हैं कि ये मेन वर्क तभी कंप्लीट होगा जब पार्ट वाइज वर्क है W1 और क्या W2 कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आए? फिर से रिपीट करते हैं कि W जो मेन वर्क जो है हम तभी कंप्लीट मानेंगे जब W1 एंड W2 बोथ आर क्या कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो जाए। तो अगर जब कभी भी मैथ्स में ऐसा स्थिति बनता है तो उसको करने के लिए, इसको करने के तरीके के लिए इनको हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बात समझ में है? आप तो ऐसा समझिए कि अगर सपोज यहां से अपने को बिहार शरीफ जाना है, सपोज, तो बिहार शरीफ जाना है तो बीच में क्या आ रहा है, राजगीर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ मेन वर्क है क्या है, हिसुआ से बिहार शरीफ जाना। तो आप समझिए हिसुआ से बिहार शरीफ हम तभी जा पाएंगे जब हमारा पहला काम क्या हो, यहां से हम पहले राजगीर जाए, फिर राजगीर से क्या आ जाए बिहार शरीफ।
तो अगर मेन वर्क को देखा जाए तो दो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें बांट दिया। हिसुआ से राजगीर जाना ये W1 और राजगीर से बिहार शरीफ जाना W2। बात समझ में आए? कहने का मतलब क्या, कोई इंसान हिसुआ से राजगीर बिहार शरीफ तभी जा पाएगा जब वो राजगीर पहले जाए, देन कहां जाए, वो बिहार शरीफ जाए। समझ में आया? एक सिंपल एग्जांपल, इसको हम करा चुके ऑलरेडी क्लास में, खैर इसकी बात हम नहीं करते। चलो ठीक है, आप समझ गए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ये बोलता है कि अगर किसी कार्य को करने के तरीके यम बेज हो और इसको करने के तरीके क्या हो, एन तरीके हो बेसिकली, तो इसको करने के तरीके के लिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, यम और एन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आए? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम यहां से इरेज कर लेते हैं बेसिकली, देखना। अब हम सवाल पे चलते हैं। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि सर इसमें इसको यहाँ पे जो हमारा जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य जो है वो क्या है, मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स को फॉर्म करना, और वो भी कितने बाई कितना, 3x3। अब ये मैट्रिक्स तभी बन पाएगा जब इसके छोटे छोटे टुकड़ों में वाले कार्य हम कर ले। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ छोटे छोटे कार्य है वो कितने, W9। यहाँ पे W1, W2, W3, हमें ईच प्लेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा कंप्लीट हमारा मैट्रिक्स बन पाएगा। कंप्लीट मैट्रिक्स बनने का मतलब मेन वर्क हमारा क्या, W तभी कंप्लीटेड समझा जाएगा जब ईच पार्ट को हम क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। बात समझ में आए? तो आप समझिए, देखिए ईच प्लेस पे एंट्री क्या है, हमारे पास चॉइस क्या है, या तो आप 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, यही तो है अपने पास, 0 या फिर 1। यहां पे भी 0 या 1, इसको भी एवरीवेयर 0 1, एवरीवेयर 0 1, एवरीवेयर, हर जगह आप 0 1 दे सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है ऐसा कि प्रत्येक जगह पे, मतलब आप ऐसा समझिए, इस W1, ये हमारे पास क्या है, W1 को करने के तरीके दो तरीके, या तो आप 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जो मैट्रिक्स बनेगा W, इसको करने के तरीके कितने होंगे, इसको करने के कितने तरीके होंगे, आप ऐसे समझिए। देखिए W1 को करने के तरीके कितने, 2। W2 करने के कितने तरीके, 2। हर एक W मतलब ईच छोटू पार्ट्स को करने के तरीके जो है वो हर एक कार्य को करने के 2 तरीके हैं। तो अभी हमने सीखा है जो मेन वर्क को जो करने का तरीका है उसके लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, सभी को करने के तरीके से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में है? तो यहां से सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू ऐसा टाइम्स कितना, ये ऐसा 9 टाइम्स आएगा, 9 बार करना पड़ेगा ना, ये टोटल 9 है ना। तो आप इसको सीधा सीधा अगर इसको तोड़ेंगे तो सीधा सीधा W को जो करने के तरीके हैं वो 2 के पावर कितना बनेगा, 9, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 512। बात समझ में आया? यानी कि जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा ऐसा, वो कितना बनेगा, 512। बहुत बढ़िया, चलो ये तो सर समझ में आ गया। तो ये सवाल देखो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, बट इसको हमने आपको ये बस ये याद दिलाने के लिए करा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि यदि किसी कार्य को करने के तरीके यम बेज है, किसी दूसरे कार्य को करने के तरीके एन बेज है, और ये दोनों क्या है, एक पार्ट वर्क है किसका, मेन वर्क का। तो मेन वर्क का जो करने का तरीका है W1 के करने के तरीके और W2 के करने के तरीकों को सीधे सीधा क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम्हें समझ में आ गया ये? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हम सीधा सीधा हम क्या करें, यहां से देखना, अब हम मेन सवाल पे यहां पे आते, देखना इधर। अब हमारे पास यहाँ पे ये सवाल कैसा ऐसा कि द नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितना n, ऑफ ऑर्डर कितना n है ना, ऑफ ऑर्डर कितना है बच्चा, n फॉर विच ए क्यूब बराबर कितना, a। अब देखो एक बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो हम अपने पास कंडीशन दिया है, दो चीजें यहाँ पे। आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी डायगोनल है तो ऑब्वियस बात है स्क्वायर ही होगा, उसका ऑर्डर दिया वो n ऑर्डर का है, और साथ ही साथ एक बहुत और भी गिवन है कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, a। तो बोलता है कि कुल अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। तो तू ध्यान से देखना यहां से। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर ले। इस दुनिया में किसी को अगर डायगोनल मैट्रिक्स होना है, मतलब विकर्ण अवयव होना है, तो सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव, आप समझ रहे हैं है ना। तो उसका ये मान लीजिए D1 और ये क्या D2 और ये कितना D3। सपोज हम 3x3 का अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा, सुनना देख।
और ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात छोड़ दे तो सभी प्लेसेस पे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 0 0 और 0 ऐसा आने वाला है। बात समझ में? मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का खास बात क्या है कि जिसमें aij 0 हो जाएगा जब 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 i डज नॉट इक्वल टू क्या, j। मतलब वैसे एलिमेंट्स जिसमें i और j की वैल्यू आपस में बराबर ना हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। तो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर आप तो एक 3x3 बता रहे हैं, ये तो n बाई n का बोल रहा है, तो n बाई n का भी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा जानकारी, इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं DIAG, डायगोनल कितना, D1 D2 और क्या, D3, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में? इस पूरे होल मैट्रिक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, इसका मतलब एक ही है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट। लेकिन उसने बोला क्या है, n ऑर्डर का। तो हम ऐसा करते हैं, n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम की बात करते हैं। ये तो बेसिक एक बात बताया, एक बेसिक चीज और हम बताना चाहेंगे। देखिए, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बोले कि अगर अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर करने का एक शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ए स्क्वायर करना है तो ए इंटू क्या करेंगे, ए करेंगे। क्लियर है? तो ए इंटू ए करेंगे तो इसका मतलब क्या, ये करना पड़ेगा। आप देखिए D1 और यहाँ पे 0 0 0 D2 और यहाँ पे बच्चा कितना, D3 0 0, ओ सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना, D3 हो जाएगा। क्लियर है? तो और इतना तो हमें यह भी तो लेना पड़ेगा ना, D1 0 0 0 D2 0 और 0 0 और यहाँ पे कितना, D3। समझ में आया? अच्छा, अगर तू यहां से ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बराबर अगर की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स का गरेलो की तरह हम ऐसा बात नहीं करते कि सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसमें एक शॉर्टकट हमने सिखाया है। सिंपली करना क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो D1 इंटू D1 तो D1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 0 0 ये बनेगा D2 स्क्वायर, और ये 0 0 0 और ये कितना, D3 का कितना स्क्वायर बनेगा। तो अगर आपसे ए क्यू पूछा जाए तो आप सिंपली कर सकते हैं। ये केवल और केवल किसमें करना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में। बात समझ में आए कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए कोई बहुत रूल की आवश्यकता नहीं है, जो हम बेसिक लगाते हैं। चलो, हमें लगता है आप समझे होंगे। चलिए देखिए, इधर इधर देखना। अब इसकी बात हम यहां से कर देते हैं ऐसा, देखो आगे बात कर, देखना इधर, सुनना। तो अब हम सॉल्यूशन की, इतना तो बेसिक बात है कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें बेसिक बातें चाहिए था। देखो, अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपने पास एक कंडीशन दिया है, बस इसमें एंट्रीज कौन है, मतलब एलिमेंट्स क्या है वो गिवन ही नहीं। आप देखिए दोनों सवाल में, इस सवाल में नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जब पूछा था तो हमें ईच एंट्री 0 और 1 बोला, लेकिन लफड़ा क्या है यहाँ कि अपने पास एंट्री दिया ही नहीं, सवाल में गिवन है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि एंट्री निकाल ले, तभी तो बताएंगे कितने मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ में आए? चलो बहुत बढ़िया। तो उसने क्या बोला है भाई कि ए जो हमारा है वो n ऑर्डर का है। ए जो है हमारा बच्चा वो कैसा है, ए जो है हमारा n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एक हम ऐसा एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बराबर कितना, DIAG डायगोनल। अब अपने मन से मान लेते हैं, देखना D1 D2 D3 और सीधे सीधा डॉट 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 कितना, DN बनेगा यहां से, है ना। क्या बनेगा बच्चा, DN बनेगा। अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास ये बोल दे सामने वाला कि a के पावर, हमारे पास देखो हमारे पास क्या बोला है कि AQ बराबर कितना, A। तो अगर आपसे यहां से अगर कोई आपसे AQ पूछता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। डायगोनल के लिए आप क्या करेंगे, D1 का Q, सिंपल। अभी तो हमने देखा है शॉर्टकट भाई, D1 Q और यहां से कितना D2 Q और यहां से कितना D3 Q और डॉट 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 यहां से कितना DN का कितना Q। बात तुम्हें समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब हमने सवाल कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर बराबर हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा, D1 बराबर में कितना, D1 Q। अच्छा, नेक्स्ट और क्या बन सकता है यहां से, D2 बराबर में कितना, D2 Q। और क्या बन सकता है, D3 बराबर में कितना, D3 का Q। और ऐसा ऐसा बहुत दूर तक DN बराबर में कितना, DN का कितना Q बनेगा, ऐसा।
अब तुम ध्यान से देखो यहां से, अब हम यहां से एंट्रीज की बात हम निकाल सकते हैं। आप यहां पे क्या क्या प्लेस पे रख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो सर ऐसा करो ना, आप ये यहाँ पे मतलब D1 की वैल्यू आप क्या क्या एंट्री ले सकते हैं, आप किसी एक को पकड़ लीजिए। देखो सर ऐसा करते हैं कि हम 0 ले सकते हैं सर, 0 पे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। हाँ 0 का क्यूब 0 ही होता है। अच्छा तो एक बच्चे बोलते हैं सर 1 भी तो लिया जा सकता है। बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है, 1 ले सकते हैं। बात समझ में? अच्छा क्या 2 ले लिया जा सकता है क्या? नो, इधर 2 रखोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 2 के आगे इसमें ले ही नहीं सकते। बात समझ में आया? अच्छा एक बात और हमें बताओ, क्या आगे 2 के आगे कुछ ले सकते हैं क्या? नो। अच्छा तो सर 0 के आप लेफ्ट में चले ना, लेफ्ट में चलिए, तो 0 के लेफ्ट में अगर चले बच्चा तो -1 अपने पास चॉइस है ना, तो -1 ले सकते क्या? यस ऑब्वियस सा बात है कि आप -1 लेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे आप -1 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स को में जो इंट्रीज है, यानी कि ये जो कंडीशन अपने को दिया है ए क्यू बराबर है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने से जो हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है, हमारे पास चॉइस आ चुका है। ये क्या है? चॉइस। ये इंट्रीज है, ये क्या है? एलिमेंट्स है, इंट्रीज है, आप जिसको हिंदी में प्रविष्टियां बोलते हैं। बात समझ में? कि इस कंडीशन के हिसाब से हम ये सारी चीजें रख सकते हैं। अब इन तीनों को लेके हम कितने डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार करते हैं। देखना ध्यान से, तो हमारे पास तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, और वो भी कैसा? n ऑर्डर का। तो n ऑर्डर का तो सर कैसा बनेगा? यहाँ पे D1 है, और यहाँ पे कितना है? D2 है, और यहाँ पे कितना है? D3 है। सर ऐसा कब तक करेंगे? अरे भाई n तक कर लो ना, n तक कर ले यहां से, तो n तक करोगे तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा और यहां से कुछ ऐसा बनेगा। सर बाकी एलिमेंट्स का क्या? तो भाई साहब बाकी तो सब 0 होना है, उसके लिए लपड़ा ही नहीं लेना है ना। तो ये सारी बात सब जगह 0 0 0 0, इसको आप 0 0 कर दीजिए ना, कोई लफड़े वाली बात नहीं है ना। ये सभी जगह क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, 0। अच्छा चलो जो भी हो हम समझ चुके हैं। अब हमारे पास प्लेसेस कितना है यहाँ पे बता? प्लेसेस तो सर n इंटू एन प्लेसेस है ना, लेकिन इसमें क्या, इसको करने के तरीके तो खुद 0 लेके बैठा है भाई। तो हम इन सारे 0 के बारे में कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। उसको करने के तरीके कितने हैं? सिंगल तरीका है, सिंगल चॉइस है। बात समझ में आया? तो वैसे भी 1 मल्टीप्लाई होकर उसका कुछ नहीं होना है। बात समझ में आया? तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे कितने डायगोनल एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। बात समझ में आया? तो जब n एलिमेंट्स है मेरे दोस्त, तो आप समझिए, देखिए इसको करने के तरीके कितने हैं, कितने तरीके हैं इसके? सर अपने पास चॉइस है 0 1 और कितना? -1। मतलब इसको करने के तरीके 0 1 -1। सर 0 -1 करने का मतलब 3 वेज है सर। इसको करने के तरीके कितने हैं? 3 वेज, 3 तरीके अपने ऊपर। सर नोट ओनली एवरी डायगोनल एलिमेंट्स पे हमारे पास चॉइस है क्या? 3 3, हम कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सब जगह 0 0 रख दो तो एक मैट्रिक्स बन गया, 1 1 रख दे एक मैट्रिक्स बन गया, -1 1 रख दे एक मैट्रिक्स बन गया। तो क्या सर 3 ही बनेगा? अरे नहीं ना बाबा, आना बहुत सारा मैट्रिक्स बनने वाला, देख ले इधर। अब तू ऐसा भी कर सकता है, 0 रख यहाँ 1 रख दे, अरे -1 रख दे। बात समझ में? इन बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो वैसा अगर हम करना स्टार्ट करें तो हम तो बुरे हो जाएंगे। अरे बात समझ में निकलेगा ही नहीं, तो इसमें खोपड़ी यूज करना है। आप देखिए ध्यान से सुनो, तो इसके करने के 3 तरीके, इसके करने के 3 तरीके, तो टोटल जो करने के जो तरीके हैं वही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बच्चा? नंबर ऑफ, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा मेरे दोस्त, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू कितना? 3 इंटू कितना? 3। सर आप कब तक करेंगे भाई? अरे भाई ये n टाइम्स आएगा, मतलब कितने बार आएगा? ये n टाइम्स आएगा। मतलब यहां से आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो यहां से यहां तक जो करने, इसमें जो ऐसा, इसमें 3 कितनी बार आ चुका है? n बार आ चुका है, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, है ना। तो 2 बार होता तो 3 के पावर 2 लिखते हैं, 3 होता तो 3 बार रहता तो 3 के पावर 3 लिखते हैं, और n बार आ रहा है तो 3 के पावर n लिख लेना, है ना। तो यहां से हम सीधा सीधा इसको गुना करने के बाद क्या बनेगा? 3 के पावर कितना? n। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। समझ में आया? यानी कि जो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है
नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है मेरे दोस्त, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी, 3 के पावर कितना n, है ना, 3 के पावर कितना n। क्लियर, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता, यहां से ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत था, तो बहुत बढ़िया है, हमें लगता है सही बच्चों का ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर ये, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।